हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 9th के अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर पालमपुर की कहानी में तीसरा पार्ट देखेंगे। दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से पालमपुर गांव में 1/3 किसान श्रमिक और भूमिहीन रहते हैं, जो अपनी जीविका चलाने के लिए खेतों में काम करते हैं, फिर भी उन्हें पूरे वर्ष काम नहीं मिलता है। तो दोनों जैसे डाला और रामकली की कहानी होती है, वो दोनों आपस में बात करते हैं कि हमें अब अपना पेट पालने के लिए कुछ खेती के अलावा कुछ और काम करना पड़ेगा। और धीरे धीरे वो दोनों आपस में बातें करते हैं, जिससे दैनिक मजदूरी भी उनका सही से नहीं मिल पाता है। तो आज का पॉइंट है खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। क्या है? खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। करा है कि आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। यानी कि जो खेतों के आधुनिक तरीकों के लिए, जो नए नए तरीकों की खेती हो रही है, उसके लिए अत्यधिक मात्रा में पूंजी यानी कि पैसा, धन की आवश्यकता होती है। अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसा चाहिए। अधिकांश छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। यानी कि उन्हें अपने खेती की पूंजी बनाने के लिए, यानी कि खाद, माटी, बीज लाने के लिए उन्हें अपने गांव के या तो बड़े जमींदारों से, साहूकारों से या फिर किसी आगत पूर्ति करने वाले व्यापारी से कर्ज लेना पड़ता है। और ऐसे कर्जों पे ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। अर्थात जब उनके पास मूलधन ही नहीं है, फिर वो कर्ज भी ले लिए, तो फिर उसे चुकाने में एक तो ब्याज, फिर मूलधन, फिर अपना खर्चा, तो वो इस तरीके की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे दिया है सविता की कहानी। करा कि सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की जरूरत होती है। और उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में उसे 3000 रुपये चाहिए और उसके पास पैसा नहीं है। यानी कि उसके पास एक पैसा भी नहीं है। उसे खेती करने के लिए टोटल खर्चे 3000 हैं और इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। यानी कि ये व्यापारी है या फिर जमींदार है तेजपाल सिंह, और उससे वह 3000 रुपये लेने की सोचती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पे 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है। यानी कि जो कर्ज देगा 3000, वो 24% दर पे, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। और सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पे काम भी करेगी। यानी कि जो व्यक्ति 300 में, 200 में, 250 में काम करता है, उसे दिन में मात्र 100 रुपये पे ही काम करना पड़ेगा। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। और सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल सिंह के खेतों में भी श्रमिक की तरह काम करना पड़ेगा। और कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की मां के रूप में उस घर के कामों की भी जिम्मेदारी है। और सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। यानी कि वो 3 बच्चों की माँ भी रहती है, घर का सारा काम भी करना रहता है, खुद अपने खेतों में काम, और ऊपर से फिर व्यापार के उस तेजपाल सिंह के खेतों में काम करना। इतनी कठिनता अगर हम खुद सोचें तो बहुत कठिनता वाली बात है, क्योंकि हम स्वयं नहीं कर सकते इतने सारे काम एक साथ। फिर भी वह इन सारे शर्तों को मानने के लिए तैयार रहती है। करा कि छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसान, यानी कि एक तो निम्न और फिर मध्य और ऊंचे, तो ये मझले बीच वाले हो गए, खेतों से बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। यानी कि जो बीच वाले, यानी कि मध्यम वाले और उच्च वाले, ये अपने खेतों की व्यवस्था पूंजी कर लेते हैं। और किसानों को बचत कैसे होती है, आप इस उत्तर में अगले भाग में पाएंगे। फिर आगे हमारा है अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, यानी कि जो खाने से शेष बचता है उसकी बिक्री कैसे होती है। करा कि मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया और गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं क्या करते हैं, वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष, यानी कि जो बच जाता है,
अधिक से ज्यादा जो बच जाता है उस गेहूं को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसान के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा उनमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकता के लिए रख देते हैं और इसलिए मझोले और बड़े किसान की बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। फिर कहता है कि आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं, यानी कि जो पहले चित्र में दिखाया गया है गुड़ और ये गेहूं से लदी बैलगाड़ी। व्यापार में बाजार में व्यापारी गेहूं खरीद कर उसे आगे कस्बों और शहरों में दुकानदारों को बेच देते हैं और एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाजार में बेचता है और अच्छी कमाई भी करता है, यानी कि जिसके पास अधिक मात्रा में जमीनें रहती हैं तो उसके पास पैदावार भी अधिक आएगी। और वो क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे किसानों को बांट देते हैं और 2 तिहाई पे 3 तिहाई पे उनसे वो अनाज प्राप्त कर लेते हैं, तो इस हिसाब से उनके पास ज्यादा अनाज हो जाता है। तेजपाल सिंह की इस कमाई का क्या करता है। पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया और बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया, यानी कि उसके पास ज्यादा पैसे बचते हैं, वो बैंक में जमा करते हैं और धीरे धीरे किसानों को कर्ज देते हैं और फिर उन्हीं पैसों से वो पैसे कमाते हैं ब्याज के रूप में। जिन्हें कर्ज की आवश्यकता होती है उसे बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया जाता है। और इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसने स्थिति पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं और कमाई के भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचाकर रखा जाता है और इस तरह से वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। और कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि ट्रंक खरीदने तथा दुकान खोलने में भी करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं, यानी कि जो कृषि से अलावा कहीं और खर्च करते हैं उसे गैर कृषि कार्य कहते हैं। अब आता है पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं, यानी कि जो कृषि से संबंधित न हो वो गैर कृषि क्रियाएं हैं। कहता कि हमने देखा कि पालमपुर में खेती की प्रमुख उत्पादन क्रिया है। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर भी विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं और 75% कृषि में। पहला है डेयरी, जो दूध से संबंधित है और अन्य प्रचलित क्रिया। कारण कि पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित प्रक्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाले ज्वार और बाजरा यानी कि चरी खिलाते हैं और दूध को निकट के बड़े गांव या रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रह इकट्ठा किया एवं शीतल केंद्र खोला हुआ है और जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। यानी कि कुछ व्यापारी गांव से दूध इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसे इकट्ठा करके दूर दूर तक बेचते हैं। यहाँ पे है पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। विनिर्माण यानी कि किसी वस्तु को अगर कम उपयोग हुआ तो फिर उसे दोबारा किसी दूसरे उपयोग में प्रयोग करना विनिर्माण कहलाता है। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है, यानी कि ये काम करने के लिए श्रमिकों को बहुत कम किराए पर लिया जाता है। फिर कह रहा है कि मिश्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी जो बिजली से चलती और उसे अपने खेत में लगाया। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, अब लोग इसे मशीन से करना पसंद करते हैं। और मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद करके उसे गुड़ बनाता है और फिर गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेच जाता है और इस प्रक्रिया में मिश्री लाल थोड़ा ही लाभ कमाता है। फिर आगे है पालमपुर में दुकानदार। पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार यानी कि वस्तु विनिमय नहीं करते हैं।
वस्तु विनिमय यानी कि एक वस्तु लेकर के दूसरा वस्तु लेना, यानी कि वस्तु विनिमय वह नहीं करते हैं। और पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में ला करके बेचते हैं। और आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोर में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कापियां, पेन, पेंसिल, यहाँ तक के कुछ कपड़े भी बिकते हैं। यानी कि छोटे छोटे मात्रा में ला करके हर चीज की उपलब्ध होती है गाँव में। और कुछ परिवार हैं जिनके घर पर बस स्टैंड के टिकट हैं, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है। वे खाने की चीजें भी बेचते हैं और इस तरीके से धीरे धीरे वो हर एक चीज गांव में व्यवस्था कर देते हैं। फिर आता है परिवहन, तेजी से विकसित होता है क्षेत्र। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शे वाले, टांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इस सब के बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। और इस कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या भी बढ़ गई है। अब आपका है एक किशोर की कहानी। करा कि किशोर एक खेतिहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को भी अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकता पूरी करने में कठिनाई होती थी। और कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी और वह भैंस का दूध बेचता है। अब उसे अपनी भैंस गाड़ी भी बना ली और जिससे वह कई प्रकार के सामान ले आता है। और सप्ताह में एक दिन वह गंगा किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है और कभी कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं लेकर के शाहपुर जाता है। और हर एक महीने उसे परिवहन संबंधी कोई न कोई काम मिलता रहा और परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना अब अधिक कमाने लगा है। यानी कि धीरे धीरे वो खेती से काम करता है और फिर धीरे धीरे उसी से वो भैंस लाता है और फिर उसका दूध बेचता है और फिर भैंस गाड़ी भी बना लेता है, यानी कि जो गाड़ियों को, और फिर उसे ढोने का काम करता है। और इस तरीके से उसका धीरे धीरे व्यापार बढ़ जाता है। और इस तरीके से पालमपुर में कृषि से संबंधित और गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए भी बहुत सारे ऐसे चीज बन जाते हैं जो सब चीजें वहाँ पे वस्तुएं उपस्थित होती हैं और धीरे धीरे वहाँ पे हर एक चीज की व्यवस्था हो जाती है। और भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादक क्रियाओं के अवसर भी बढ़ जाते हैं। तो ये थी एक काल्पनिक पालमपुर गांव की कहानी। आपका टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।